बेंगलोर की एक मल्टीनेशनल कंपनी कॉल सेंटर, उसमें दो पुलिस वाले जीना चढ़ते हुए ऊपर पहुंचते हैं और आवाज़ लगाते हैं। देख रहे हैं कि सभी लोग उस कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, यानी कि सभी लोग कॉलिंग कर रहे हैं। तभी वो दो पुलिस वाले जो सादा ड्रेस में थे आवाज़ लगाते हैं कि तरुण कहाँ हो। तो उन सभी व्यक्तियों में से एक व्यक्ति उन दोनों पुलिस वालों की तरफ देखने लगता है और पुलिस वाले सीधा उसके पास पहुंचते हैं और हाथ मिलाते हैं। तो वो व्यक्ति कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तरुण नहीं हूँ, मेरा नाम तो प्रवीण है। पुलिस वाले कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, और ऐसा कह कर के वो चलने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से आते हैं और कहते हैं कि तुम तरुण नहीं हो, तुम तरुण ही हो, तुम प्रवीण नहीं हो। उसने कहा कि क्यों? क्योंकि बोले जो मैंने प्रवीण के बारे में पता लगाया है उसका हाथ की जो उंगली है वो टूटी नहीं है, और जो तरुण है उसके हाथ की उंगली टूटी हुई है। तो तुम्हारे हाथ की उंगली टूटी हुई है तो ये बात बिल्कुल कन्फर्म है कि तुम प्रवीण नहीं हो, तुम तरुण हो। और ऐसा कहकर के वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करके अपने साथ अहमदाबाद ले जाते हैं। दोस्तों, वो व्यक्ति रास्ते में पूछता है कि साहब चलो कोई बात नहीं, आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ज़रा आप ये बताओ कि आपने मुझे गिरफ्तार किया कैसे? आखिरकार मुझे जो मैंने अपराध किया है वो अपराध किए हुए मुझे 15 साल हो गए हैं और आज आपने मुझे पकड़ लिया, ये कैसे पॉसिबल हो पाया? तो वो अहमदाबाद में उस समय जा रहे होते हैं और एक होल्डिंग लगी होती है नरेंद्र मोदी की। उस समय वो नरेंद्र मोदी की होल्डिंग की तरफ इशारा करते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि इनकी वजह से तुम्हें पकड़ा गया है। उस व्यक्ति को कोई समझ में नहीं आता है और उसे अदालत में पेश किया जाता है और उसे सजा हो जाती है। दोस्तों नमस्कार, आज की कहानी सत्य घटना पर आधारित है और ये कहानी है प्रसिद्ध हत्याकांड, सजनी हत्याकांड, जो गुजरात का प्रसिद्ध हत्याकांड हुआ और सुर्खियों में आया, जिसे वहाँ के मुख्यमंत्री, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब इस मामले का खुलासा हो पाया। आज इस हत्याकांड के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपको मिलती रहें। दोस्तों, केरल का रहने वाला परिवार अहमदाबाद में एक लड़के को ढूंढता है और उस लड़के से अपनी बेटी की शादी कर देता है। उस लड़की का नाम सजनी है और वो सजनी बैंक में जॉब करती है। थोड़े दिनों तक तो उनकी जो वैवाहिक जीवन है बड़े आराम से चलता रहता है, लेकिन एक समय की बात है 2003, ये घटना 2003 की है। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी 2003 को उसकी पत्नी अचानक से मृत हो जाती है और उसका पति आता है और वो दहाड़े मारकर रोने लगता है। उसके ऐसा करने से उसके आसपास के जो लोग थे वो इकट्ठा हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तो देखते हैं कि उसके पत्नी की लाश उस अपार्टमेंट में पड़ी है और घर का सामान सब बिखरा पड़ा है। थोड़ी देर बाद दोस्तों उसके मायके को फ़ोन कर दिया जाता है कि आपकी बेटी की हत्या हो गई है, और उसके मायके वाले भी आ जाते हैं। और जब मायके वाले आते हैं तो तरुण उनके सामने दहाड़े मारकर रो रहा था और कह रहा था कि पता नहीं ये हत्या कैसे हो गई। तो उसके ससुराल वाले जो थे वो पुलिस को फ़ोन करते हैं और पत्नी के मर जाने के कारण जो तरुण था उसकी तबीयत खराब हो जाती है और पुलिस वाले उस तरुण को भी ले जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। दोस्तों, फॉरेंसिक टीम आती है, पुलिस इस बात की गहनता से जांच करती है कि आखिरकार ये मर्डर है, लूट है, क्या है। तो प्रथम दृष्टया उन्हें ये लगता है कि घर का सामान पूरा बिखरा पड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि कोई लूट करने आया होगा और जब इसने उसका विरोध किया होगा तो उसने इसका गला दबा करके जान से मार दिया होगा। प्रथम दृष्टया FIR में ये बात लिखी जाती है। दोस्तों, फॉरेंसिक टीम के साथ एक कुत्ता था, खोजी कुत्ता जिसे हम लोग कहते हैं। वो खोजी कुत्ता तरुण को देखकर बार बार भौंक रहा था, लेकिन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लोगों ने कहा कि ये कोई इंसिडेंस है, ये एक संयोग है, क्योंकि उसकी तो वैसे भी तबीयत खराब है और उसको वैसे भी सदमा लगा हुआ है, वो भला अपनी पत्नी की हत्या कैसे कर सकता है। और जो लड़की के मायके वाले थे वो भी, उनका भी ऐसा मानना था कि नहीं तरुण ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके घड़ियाली आंसू बता रहे थे कि उसने ऐसा काम नहीं किया है। उसके अंदर जो दर्द दिखाई दे रहा था, उसकी जो तबीयत खराब हो रही थी, उससे किसी को उस पर कोई शक नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों 2-3 दिन बाद तरुण की तबीयत थोड़ा सा ठीक होती है और पुलिस उसके बयान दर्ज करने के लिए अस्पताल पहुंचती है। तो जब पुलिस उसके बयान दर्ज करने के लिए अस्पताल पहुंचती है तो देखती है कि तरुण वहां पर मौजूद नहीं है, तरुण वहां से भाग गया है।
इसके बाद शक हकीकत में बदल जाता है कि हो सकता है कि इसके पति ने ही इस पत्नी की हत्या की हो, और जो उसके मायके वाले होते हैं वो अपने दामाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं। पुलिस छानबीन करती है लेकिन तरुण का कोई पता नहीं लगता है। उसके रिश्तेदार, उसके माता पिता, भाई को भी पुलिस हिरासत में ले लेती है दबाव बनाने के लिए, लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी तरुण उनकी गिरफ्त से बहुत दूर था और थक हार कर पुलिस वालों को कोई सफलता नहीं मिलती है। 2003 का ये मामला था। 2006 तक पुलिस ढूंढती रही, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, पुलिस ढूंढती रही, बहुत जगह उसने छापेमारी की, जिसने जहां पर सूचना दी वहां पर गई, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा और अंत में पुलिस उस मामले को ढीला कर देती है, हल्केपन में कर देती है। जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि जब किसी घटना का कोई सुराग नहीं मिलता है तो पुलिस उसमें अपनी फाइनल रिपोर्ट लगा देती है कि भैया ये ऐसा काम संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों, उसके पिता, जो लड़की के पिता थे, जो उसके घर वाले थे, वो हार नहीं मानते हैं, वो इंसाफ के लिए लड़ते हैं और कई बार उन्होंने उस तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय गुजरात के 2006 में नरेंद्र मोदी जी थे, उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन वो मिलन उनका सफल नहीं हो पाया। लेकिन एक बार संयोगवश उनका जो अपॉइंटमेंट था, नरेंद्र मोदी जी ने उसे स्वीकार कर लिया और उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से होती है। वो नरेंद्र मोदी को उस पूरी घटना के बारे में अवगत कराते हैं और उनसे मदद के लिए गुहार लगाते हैं कि साहब, इस मामले में आज तक कुछ हुआ ही नहीं है, मेरी बेटी के मरे 3 साल हो गए हैं, लेकिन पुलिस इसमें जांच धीमी कर रही है, पुलिस जांच ही नहीं कर रही है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के पास जब ये बात पहुंचती है तो नरेंद्र मोदी अपने आला अधिकारियों से बात करते हैं, वहाँ के डीजीपी को निर्देश देते हैं कि इस मामले को फिर से खोला जाए, इस पर बिल्कुल गहन जांच हो और मुझे अपराधी चाहिए, हर हाल में चाहिए। दोस्तों, जब मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश आता है तो ये खबर सोशल मीडिया में फैल जाती है, प्रिंट मीडिया में फैल जाती है और गुजरात के अखबारों की ये सुर्खियाँ बन जाती है कि सजनी हत्याकांड, तरुण मेहरोत्रा हुआ फरार। दोस्तों, जब इस तरीके की वहाँ पर वातावरण बनता है तो पुलिस भी दबाव में आ जाती है और अब पुलिस इस मामले को खोलने के लिए जी जान एक कर देती है और उसने कई जगह छापेमारी की, बहुत सारे नंबरों को सर्विलांस पर लगाया, लेकिन ऐसा करने के बाद भी वो पुलिस के हाथ नहीं आया। थक हार कर 2012 में जांच अधिकारी जो इस केस की जांच कर रहे थे, उनको भी बदल दिया गया। अब उनकी जगह पर दूसरे जांच अधिकारी आए, उन्होंने इस केस को समझा। पहले तो उन्होंने सारी प्रोफाइलें खंगाली कि हर एक व्यक्ति का क्या रिकॉर्ड है, जो व्यक्ति उस तरुण से जुड़े हैं उनका क्या क्या प्रोफाइल है, उस सब को चेक किया तो उन्हें ये पता लगा कि कोई जो तरुण का नंबर था उससे ये पता लगा कि एक रेडियो जॉकी है कामनी नाम की, ये तरुण उससे बार बार कॉल करता था। तो पुलिस उसके पास पहुंचती है और पता लगाती है कि ये तरुण कौन है, तो वो बताती है कि तरुण मुझसे प्रेम करता था और 16 फरवरी को तरुण हमारे पास आया था और ये कहा था उसने कि मैंने अपने पत्नी की गला दबा करके हत्या कर दी है और अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको अपने घर से धक्के मार कर निकाल दिया कि मैं हत्यारे से शादी नहीं करना चाहती। अगर तुम्हें अपनी पत्नी से शादी नहीं करनी थी, हमसे करनी थी, तो तुम अपने माता पिता को बता देते। आखिर तुमने उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की और उसे जान से मार दिया। अब मैं ऐसे व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। पुलिस जब इस बात का पता लगाती है तो ये बात सत्य पाई जाती है कि हाँ, 16 फरवरी को वो आया था, उससे ये बात हुई थी, लेकिन इस जो लड़की है इसने उससे मना कर दिया था और इसमें बस इसका साथ उससे यहीं तक का था, इसके बाद इसका उससे कोई संपर्क नहीं हुआ। पुलिस कई हजार नंबरों को कॉल ट्रेस करती है, सर्विलांस में लगाती है, लेकिन तब भी तरुण का कोई सुराग नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस उस पर 1 लाख रुपए का इनाम रख देती है। पुलिस जब उस पर 1 लाख रुपए का इनाम रख देती है, सभी राज्यों को ये संदेश भेज दिया जाता है कि इस अपराधी को पकड़िए। तो बहुत सारे लोगों का फ़ोन आने लगता है कि मैंने इसे नोएडा में देखा, तो पुलिस वहाँ नोएडा पहुँचती है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिला। कोई कहता है फ़ोन करके मैंने इस व्यक्ति को मध्य प्रदेश में देखा, तो पुलिस वहाँ पहुँचती है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी उसे कोई नहीं मिलता। इसके बाद अलग अलग जगह से फ़ोन आते हैं, जहाँ जहाँ से फ़ोन आते हैं पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है, लेकिन हर बार पुलिस की टीम खाली हाथ ही लौटती है। दोस्तों, तभी क्या हुआ, उस तरुण की जो माँ थी, कुछ पुलिस वाले गुप्त रूप से उस महिला जो उसकी माँ थी उसके घर पर आकर के रहने लगे।
पेइंग गेस्ट बन करके रिक्वेस्ट की कि माता जी मुझे ये है, मुझे सहारा नहीं है, आप मुझे अपने घर में रहने का स्थान दे दें। और उसकी माता जी से उन्होंने अच्छा व्यवहार बना लिया, लेकिन बावजूद इसके कोई सफलता हाथ नहीं लगी। तभी वो जो पुलिस वाले थे, जो गुप्त रूप से क्राइम ब्रांच की टीम थी, ये जांच कर रही थी। चूँकि मुख्यमंत्री का आदेश था और मुख्यमंत्री के आदेश की वजह से जो पुलिस काम कर रही थी वो बहुत तेज़ी से कर रही थी, हर हाल में उसे इस मर्डर का खुलासा करना ही था। तो उसने दिन रात एक कर दिया। तो उसकी माँ से व्यवहार बनाने से कोई बात नहीं बनी, कुछ भी पता नहीं चल पाया। तभी वहाँ के लोगों ने मोहल्ले वालों से व्यवहार बनाया। तो मोहल्ले वालों में से कुछ लोगों ने ये बताया कि ये जो तरुण की माता जी है, पहले तो उन्हें पुलिस वालों को यही बताया गया कि मेरा केवल और केवल एक बेटा है, लेकिन मोहल्ले वालों ने बताया कि नहीं, इन माता जी के 2 बेटे हैं और ये माता जी कभी कभी केरल भी जाती हैं। दोस्तों, एक बार माता जी केरल गई, पुलिस वालों ने उन्हें ट्रेस किया तो पता चला कि ये माता जी केरल से बेंगलोर भी गई हैं। अच्छा, बेंगलोर में क्यों गई? बस वहीं से पुलिस ने एक एक कड़ी को जोड़ा और कड़ी जुड़ती चली गई और कातिल पकड़ गया। दोस्तों, उसकी माताजी एक बार बेंगलोर गई। पुलिस वालों ने ये जांच करना चाहा कि आखिरकार ये बेंगलोर क्यों गई। तभी बहुत सारे नंबर पुलिस ने जो सर्विलांस पर लगाए थे, उनमें से जो तरुण की माताजी थी, उनके नंबर पर एक कॉल आया बेंगलोर से। वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि निशा नाम की लड़की का था। पुलिस जांच कर ही रही थी, तभी एक लैंडलाइन नंबर से, जो कॉल सेंटर के नंबर होते हैं, उन कॉल सेंटर के नंबर से उन माताजी के में एक और फ़ोन आता है। तो पता लगाते हैं कि ये जो कॉल आया है, ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है कॉल सेंटर की बेंगलोर में, उसके नाम से रजिस्टर्ड है। तो पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर काम करने वाले 35,000 लोगों का डाटा सर्च करती है, लेकिन वहाँ पर उन 35,000 लोगों में जितने भी लोग वहाँ पर काम करते थे, किसी का भी नाम तरुण के नाम से कोई प्रोफाइल नहीं थी। अब पुलिस वाले बड़े हैरान हो जाते हैं कि भाई मैंने यहाँ से फ़ोन गया, आखिर बेंगलोर से क्यों फ़ोन गया। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर 35,000 लोगों में किसी का भी डाटा तरुण से मैच नहीं कर रहा है। अच्छा, इसके बाद वो जो तरुण था, उसकी शादी का एक फ़ोटोग्राफ्स था। पुलिस वाले क्या करते हैं कि उस फोटोग्राफ्स को अपने जो उनके क्राइम ब्रांच के लोग थे, उनको एक एक फ़ोटो दे देती है और ये कहती है कि इस कंपनी के बाहर खड़े हो जाओ और ये पहचानने का प्रयास करो क्या इस शक्ल का कोई आदमी अंदर जाता है। हो सकता है कि उसने अपनी पहचान बदल दी हो। तो दोस्तों, बाहर खड़े हुए क्राइम ब्रांच के लोग ये निगरानी रखते हैं कि इस शक्ल का कोई आदमी यहाँ पर है अथवा नहीं है। तो एक आदमी ये दावा करता है कि मैंने इस फोटो की शक्ल का एक आदमी अंदर जाते हुए देखा है। तो जब वहाँ की टीम वहाँ के कॉल सेंटर में पता करती है कि इस शक्ल का ये आदमी आपके यहाँ काम करता है, तो पता चलता है कि ये जो आदमी है इसका नाम तो प्रवीण भटोले है और ये प्रवीण भटोले मध्य प्रदेश का रहने वाला है और हमारे यहाँ बहुत 10 सालों से लगभग काम कर रहा है। इसके बाद पुलिस उस प्रवीण भटोले के पास जाती है तो पता चलता है कि प्रवीण भटोले के घर से बातचीत होती है। तो वो कहते हैं कि मेरा बेटा तो यहीं आसपास कोई जॉब करता है, मेरा बेटे का तो बेंगलोर से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस उस प्रवीण भटोले से बातचीत करती है और तरुण के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि तरुण हमारे बचपन का दोस्त है और कुछ समय पहले, कई सालों पहले वो हमारे पास आया था और मुझसे ये कह रहा था कि मेरे पास रोज़गार नहीं है, अगर तुम मुझे रोज़गार दिला पाओ तो दिला दो। पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है कि ये जो प्रवीण भटोले नाम से उस कंपनी में रजिस्टर्ड है, ये कोई और नहीं, ये तरुण ही है। और इस बात को जानने के लिए वो पुलिस वाले जाते हैं उस कंपनी के अंदर और आवाज़ लगाते हैं, तरुण तुम कहाँ हो। और जैसे ही तरुण को आवाज़ लगाते हैं तो वो प्रवीण भटोले नाम से जो फर्जी आईडी बनाकर वहाँ पर काम कर रहा था, वो उन लोगों की तरफ देखने लगता है और वो सीधे उसके पास जाकर के हाथ मिलाते हैं और हाथ मिलाने पर देखते हैं कि उसकी उंगली टूटी हुई है। उसके परिवार और रिश्तेदार वालों ने बताया था कि एक बार बास्केटबॉल खेलते हुए, क्योंकि जब इसकी शादी हुई थी तो ये जो लड़की थी जिसका नाम सजनी था वो बैंक में काम करती थी और ये जो तरुण था ये बास्केटबॉल का जो किसी जगह पर कोच था। तो एक बार बास्केटबॉल खेलते समय उसकी उंगली टूट गई थी। तो उंगली उसकी थोड़ी सी टेढ़ी थी और हाथ मिलाने पर अलग से समझ में आ जाती थी कि इसकी उंगली टेढ़ी है। और जैसे ही उन पुलिस वालों ने उससे हाथ मिलाया तो उसकी टेढ़ी उंगली देख करके उनका शक यकीन में बदल गया कि ये
प्रवीण भटोले नहीं, ये तरुण महलोत्रा है, और तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब उसे गिरफ्तार करके ले जा रहे होते हैं तो वो पूछता है कि साहब 15 साल हो गए, मुझे आज तक किसी ने नहीं पकड़ पाया, आपने इसे मुझे कैसे पकड़ लिया? तो पुलिस वाले सारा खुलासा करके उसको बताते हैं। इसके बाद जो वो तरुण था वो ये कबूल करता है अदालत में कि हाँ, मैंने अपने पत्नी की गला दबा करके हत्या की थी, और इसके बाद मैं अपनी प्रेमिका के पास गया था जो रेडियो जॉकी है, लेकिन उसने मुझसे शादी करने से मना कर दिया। इसके बाद मेरी मुलाकात एक निशा नाम की लड़की से हुई, और उस निशा नाम की लड़की ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे घर परिवार में कौन है? तो मैंने बताया कि मैं तो अनाथ हूँ, मेरा तो कोई है ही नहीं। तो वो लड़की कहती है कि मैं भी अनाथ हूँ, और धीरे धीरे उन दोनों के बीच दूरियां कम होती हैं, प्रेम संबंध जुड़ जाते हैं, और वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद उनके निशा से 2 बच्चे भी होते हैं, और वो अपना सामान्य जीवन जी रहे होते हैं। लेकिन एक गलती, एक फ़ोन कॉल जो उसने अपनी माँ को किया, उसने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया और पुलिस के हाथों पकड़ा गया। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ सुराग छोड़ ही देता है, और यदि हमारी पुलिस सही से काम करे तो उस अपराधी को पाताल से ढूंढ लाने की क्षमता रखती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमारा उद्देश्य इस कहानी से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ऐसे ही हम और कहानी आपको सुनाते रहेंगे, जिससे आप भी सावधान रहें और सतर्क रहें। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।